आज के शो में इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी, FIA और पुलिस की तैयारी मुकम्मल। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर के वाक़े की तह तक पहुंचने का अज़म। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफान खान। KPO वाक़े से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कराची शहर में ये होने वाली दहशतगर्दी ताज़ा लहर जो मुल्क भर में है उस सिलसिले में एक अहम वाक़या था और इस वाक़े को हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सैल्यूट पेश करते हैं जिस तरह उन्होंने इस पर फौरी तौर पर यकीनी तौर पर एक्शन लिया और ये जो दहशतगर्द जो हमला करने आए थे, जो भी इनके इरादे थे, वो इरादे नाकाम हुए। इस वाक़े के बारे में आज CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने कुछ अहम ब्रीफिंग्स दी। उन्होंने अपने इस वाक़े के बारे में बताते हुए बताया कि KPO जो वाक़या था इसने हम सब हिला कर रख दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कराची पुलिस चीफ के जो दफ्तर के वाक़े की तह तक पहुंचेंगे, इस अज़म का इजहार किया गया उनकी तरफ से। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दहशतगर्दों की खुदकश जैकेट्स को डिफ्यूज किया। एक दहशतगर्द का ताल्लुक लकी मवत, दूसरे का वजीरिस्तान से है, तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त की जा रही है, जबकि शौदा अपनी जान की कुर्बानी देकर बड़े साने से शौदा ने बचा लिया। जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े साने से हम बचे और ये, लेकिन फिर भी एक अलार्म बेल्स हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट और हमारी सिक्योरिटी अपैरेटस के लिए। पुलिस और रेंजर्स के बहादुर अफसरान और जवान मुकाबले के लिए खुद आगे जा रहे थे। जो चाहते थे कि तालिबान इधर आए वो इन वाकयात के जिम्मेदार हैं। पहला जख्मी जो जन अस्पताल पहुंचा वो समाजी तंजीम का था, इसे इमारत में दाखिल नहीं होने देना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि जो बंदा वर्दी में ना हो उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए। पुलिस से कहूंगा कि इस मामले पर सख्त नजर रखें। यह काबिल कबूल नहीं है कि सादा लिबास हथियार लेकर चलें। और मुराद अली शाह साहब ने मजीद कहा कि स्पीकर साहब की सरबराही में कुछ देर में एक मीटिंग करेंगे और सबसे कहूंगा कि ऐसे वाकयात से बचने के लिए इकदामात करने होंगे। वो क्या इकदामात करने होंगे, आज के प्रोग्राम में हम ये सवाल जरूर उठाएंगे कि क्या इकदामात करने की जरूरत है, नेशनल लेवल पे क्या इकदामात करने की जरूरत है, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को किस तरह दोबारा जिंदा करने की जरूरत है, किन किन लेवल्स के ऊपर काम करने की, क्या सिफारती सतह पर भी इस सिलसिले को इस जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जरूरत है कुछ कोशिशों की, ये भी सवाल उठाएंगे। मुराद अली शाह साहब की जो उनका बयान था, जो उन्होंने आज बताया है इस ऑपरेशन के बारे में और किस तरह इस साहने के बारे में उन्होंने क्या ब्रीफिंग दी थी, आपको एक उनकी वीडियो भी सुनाते हैं। ये दहशतगर्द पहले जो मेन इनका टाकरा हुआ है, ये पहली और दूसरी मंजिल से ऊपर निकल गए थे जल्दी। इनका मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्टेज करें, जो हमें समझ आ रही है, और इन तीनों ने सुसाइड जैकेट्स पहनी हुई थी और ऐसी जगह पे अपने आप को ब्लास्ट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करें। आए तो वो जहन्नुम जाने के लिए ही थे उधर। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से वो तीसरे पे पहुंचे और वहाँ पे पहले इनके साथ जो पुलिस और रेंजर्स भी इमीडिएटली पहुंच गए थे। रेंजर्स के ब्रिगेडियर साहब थे जो कि अपनी गश्त से वापसी की तरफ आ रहे थे और उनको इत्तला मिली, वो भी 6-7 लोगों के साथ उसी वक्त पहुंचे। हमारी पुलिस के सारे सीनियर अफसरान जिनकी उधर ड्यूटी नहीं भी थी, CTD के, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के, DIG साउथ, DIG ईस्ट, मैं सीनियर अफसरान की बात कर रहा हूँ, वो सारे मौके पे उधर पहुंचे। मैं इस प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है जनाब ताहिर आलम साहब, साबिक IG हैं। आप इस्लामाबाद के अहम ओहदों पर पुलिस के रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप सीनियर तज़ा निगार हैं, साबिक सफारतकार हैं, साबिक सफ़ीर हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। और तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तीनों को खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम में ताहिर आलम साहब, आपने इस साहने को कैसे देखा, हमारा रिस्पॉन्स कैसा था और हमारे लिए सबक क्या है इसमें सीखने के लिए? मैं समझता हूं कि पुलिस का रिस्पांस ज़बरदस्त रहा, वरना जो टेररिस्ट आए थे, जो इरादे लेकर आए थे, वो तमाम लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे जी। अगरचे पुलिस की 5 शहादतें हुई जिनमें एक रेंजर का जवान भी, अफसर भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें टैकल किया है, जिस तरह से उनका मुकाबला किया है और उनको ख़त्म किया और ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया, ये मैं समझता हूँ कि पुलिस और रेंजर इन सब को इसका क्रेडिट जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि इन लोगों को एंट्री पॉइंट पर, जो दाखिले का पॉइंट है, उसी पर रोक लेना चाहिए। यहाँ कुछ गलती हुई है, ताहम मजबूरी तौर पर हम देखें तो हमारी पुलिस ने, रेंजर ने इंतहाई बहादुरी से काम किया
और जैसा कि आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वो ऑफिसर्स भी जिनकी वहाँ ड्यूटी नहीं थी, जो अपने अपने एरिया में थे, उनका वो एरिया भी नहीं बनता था, वो भी उधर पहुंचे। अच्छा, और साहब ये बताएं कि इसका सद्देबाब के लिए ये कितना जरूरी है कि इससे पहले जो हमने खैर पख्तूनख्वा में भी देखे ये हमला हुआ, तो वहां पर भी पुलिस की वर्दी के अंदर हमलावर अंदर दाखिल हुआ, मस्जिद के अंदर जो धमाका हुआ, शोहदा हुए वहां पर, और इधर भी कहा गया कि सादा यानी अगर पुलिस वर्दी के अंदर दहशतगर्द टारगेट तक पहुंच रहे हैं तो इसका सद्देबाब क्या करना चाहिए, फौरी तौर पर क्या इकदाम हमें तमाम मेगा सिटीज में और दीगर शहरों में क्या करने चाहिए इस सिलसिले को रोकने के लिए? जितने भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के अफराद हैं जी, जिसमें पुलिस भी शामिल है, मेरा ख्याल है कि उनके पास उन्हें अपने कार्ड आवेज़ा करने चाहिए ताकि पता चले कि पुलिस के भेस में या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के किसी फर्द के भेस में कोई और शख्स नहीं आ गया। नंबर 2 जो है, पुलिस की यूनिफॉर्म जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और सिर्फ जो मजाज किस्म के अप्रूव टेलर हैं उन्हें ही पुलिस की यूनिफॉर्म बनाने की इजाज़त देनी चाहिए। और अगर कोई टीवी प्रोग्राम या फिल्मों के लिए पुलिस की यूनिफॉर्म किसी ने पहननी है तो उसका भी कोई तरीकाकार मुतय्यन होना चाहिए। और ये जिस तरह के आर्मी की हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिर्फ आप CSD से ले सकते हैं, अपना कार्ड दिखा के ले सकते हैं, फिर रिकॉर्ड रखा जाता है कि किसने यूनिफॉर्म खरीदी। इसी तरह जो यूनिफॉर्म की अशिया है, मुख्तलिफ बैजेस वगैरह हैं, ये भी हमें इन पर भी पाबंदी लगानी चाहिए और ये हर एक शख्स की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अभी लोग, मैंने कई दफ़ा देखा कि प्राइवेट लोग ले आए कि जी आपके लिए कैप लेके आए हैं हम, तो अब उन्हें नहीं मिलनी चाहिए कैप। तो एक तो ये काम करना चाहिए। दूसरे मैं समझता हूँ कि अलर्टनेस जो है और चेकिंग जो है वो मौसर होनी चाहिए। जो भी हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी ऐसे मकामात जहाँ पर अटैक हो सकता है, वहाँ की हमें सिक्योरिटी जो है उसे अलर्ट करना होगा। और जो जवान सबसे पहले जो चेक करते हैं उन्हें ऐसी महफूज पनाह में रहते हुए चेक करना चाहिए कि अगर कोई खुदकश वहाँ पर फटे भी तो वो उनका नुकसान ना कर सके। तो मेरा ख्याल है कि अभी ज़रूरत है, खासतौर पर पेशावर के वाक़े के बाद हमें इसकी भरपूर तैयारी करनी चाहिए थी। और तमाम पुलिस साहब ये बताएं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर खैर पख्तूनख्वा वाला वाक़या हुआ, ये भी एक हाई सिक्योरिटी का एरिया है, CPO ऑफिस है, KPO ऑफिस है, आपके जो पुलिस चीफ हैं वो मौजूद वहाँ होते हैं, सीनियर पुलिस क़यादत मौजूद होती है, आम आदमी की रसाई इस तरह इतनी आसान नहीं है वहाँ पर बनिस्बत पब्लिक स्पेस के। तो ये जो TTP का कदम दोबारा मुतहरिक हुई है, ये लॉ एनफोर्समेंट को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है। और ये जो उन्होंने निशाना बनाया, इन्होंने मैसेज ये दिया है कि हम घुस सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जहाँ पर रसाई नहीं है आम आदमी की, वहाँ तक घुस सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमें थ्रेट अलर्ट्स हैं अभी भी, अब क्या करना चाहिए पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से? जो उन्होंने दिया है कि हम घुस सकते हैं, लेकिन उसका जवाब भी उन्हें मिल गया है कि आप घुसेंगे तो आप मारे जाएंगे और आपके इरादे जो है वो मुकम्मल नहीं होने दिए जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? एक तो मैं समझता हूँ जो पुलिस लाइन की जो आपने बात की, या इवन कराची के एडिशनल IG के ऑफिस की जो बात है, तो खाली सिर्फ दफ्तर नहीं रहा। हमारी जो पुलिस लाइन्स हैं उसमें, अब पेशावर की पुलिस लाइन में अगर आप दाखिल हो तो उसमें रिहाइशें भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, तरह तरह के दफ्तर हैं, हर इदारे का दफ्तर है। लाहौर की पुलिस लाइन में चले जाएं, कुर्बान पुलिस लाइन में चले जाएं, किला गुजर सिंह पुलिस लाइन में चले जाएं, तो वहाँ बेशुमार किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। जबकि पुलिस लाइन जनरली जो है जवानों के रहने के लिए होती है और उसमें दफातर वगैरह कम ही होते हैं। इसी तरह जो एडिशनल IG का ऑफिस है, इसके साथ जो रहायशें और बहुत से लोगों का आना जाना है, जाहिर है जो लोग उधर रहते हैं, उन्होंने जो काम करते हैं, उन्होंने उधर जाना भी है। तो हमें अलग-अलग जो है ये दफातर वगैरह बनाने चाहिए और एक ही दफ्तर में तमाम को नहीं घुसेड़ देना चाहिए। एक तो हमें ये करना चाहिए फौरी तौर पर। और इसके अलावा अगर आप जनरली बात करें तो टेररिज्म को क्रब करने के सिलसिले में हमें लॉन्ग टर्म मेजर भी अडॉप्ट करने चाहिए और शॉर्ट टर्म मेजर भी अडॉप्ट करना चाहिए। यहाँ हमसे गलती ये हुई है कि हमें जैसे ही हमने देखा
कि तालिबान की हुकूमत आ गई है 2 साल पहले अफगानिस्तान में, 2-2.5 साल पहले, और अमरीकी वहाँ अब्रप्टली भागे हैं, तो हमें उसी वक्त से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए था कि बेशक हम जो मर्जी कोशिश करें उनसे टाक करने की, उनके जहन में एक चीज़ बैठ चुकी है कि हम उनके साथ मुखलिस नहीं रहे। हमने उन्हें ही पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और उनके सफ़ीर तक को हमने नहीं बख्शा, उसको भी हमने अमेरिका के हवाले किया, जो अपने गुआंतानामो में ले गए। तो हमें उसी वक्त से अपनी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि ये 30 जुलाई 2022 को अमीनुज ज़वाहिरी एक ड्रोन अटैक में मारा जाता है अलकायदा का जो चीफ है, तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है कि पाकिस्तान ने मदद की है अमेरिकन एजेंसीज की इसे मारने के लिए। और आप अगर देखेंगे तो यही अरसा है कि इसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर से उसी मोड में आना होगा जो हम 2014 में जब वाक़या हुआ था, ये APS के बच्चों पर जो अटैक हुआ था, हमें उसी तरह से, अगरचे वो एक्शन प्लान के तमाम पॉइंट्स भी बड़ी जल्दी में बनाए गए थे, लेकिन हमें उसी प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए। इससे पहले कि ये मुनज़्ज़म होकर हम पर दोबारा हमलावर हो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर तहसीलदार डॉक्टर जमील साहब भी हैं। डॉक्टर जमील साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूंगा। सर ये बताएं, क्योंकि अब हमें क्या कोशिशें करनी होंगी, ये आपके नजदीक आपने इंटरप्रेट कैसे किया ये जो हमला रिसेंटली KPO ऑफिस में हुआ कराची में, और उससे पहले जो सीरीज ऑफ अटैक्स पेशावर, खैर पख्तूनख्वा में हुए, क्या हम तैयार हैं इसको फेस करने के लिए? और हमने जो मुकाबला किया है, जो काउंटर किया है कराची में, आप उसको कैसे देखते हैं? हमारी पुलिस ने, आप कितना उसको अप्रिशिएट करते हैं जमील साहब? जिस अंदाज में थ्रेट और रिस्क बढ़ता जा रहा है, जिस अंदाज में हमने नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके पूरे तरह से, जिस अंदाज में हमने वक्ती तौर पर ज़रबे अज़ब और ज़रबुल फसाद से वक्ती तौर पर कंट्रोल कर लिया, इसलिए कि 20 पॉइंट्स में से कोई 5 या 6 पॉइंट्स हकीकी मानों में और कुल्ली तौर पर और मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट किए गए। बाकी जो उसमें नेशनल एक्शन प्लान में दिया हुआ है वो अब तक, याद रहे कि नेशनल एक्शन प्लान की जो स्टेक होल्डर्स है वो पूरी कौम है, क्योंकि पूरे कौम के लीडरान वहाँ मौजूद थे। तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत वक्त को जो प्लान बनाए उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको सिंसियर रहना चाहिए। यहाँ का ताहिर साहब भी मौजूद हैं, हारिस साहब भी मौजूद हैं, शायद वो इस पर मजीद भी रोशनी डाल सकें कि नेक्टा बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि नेशनल लेवल पे ये टेररिज्म कोई प्रोविंशियल लेवल की बात नहीं है। ये गली कस्बे में एक्शन तो होंगे, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल हमने लेवल पर जो काम सोचा था, जो बनाया था, उसके मुताबिक आगे चलना था हमें। तो नेक्टा की मीटिंग, जिसके के सरबराह मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ रिजीम में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, साल 2-2 साल हो जाते हैं, नेक्टा की मीटिंग ही नहीं होती है। नेक्टा के उनको उनके बजट नहीं मिलता है। बन्नू में वाकया होता है, वहां का IG उससे कई माह पहले कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, बड़ी मुश्किल से उसको थोड़े से बजट दे देते हैं और बाकी तज़यीन और उसकी इम्प्रूवमेंट कमिश्नर साहब के घर पे करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं। तो पहले तो हमें तयन ये करना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। ये जो फायर ब्रिगेड रिएक्शन है कि एक वाकया हो गया उसके पीछे भागे, फिर दूसरा वाकया हो गया उसके पीछे भागे, क्योंकि इस पे तबसरा हो चुका है। मैं भी थोड़ा सा कर दूंगा कि क्यों इसकी एक्सेस कंट्रोल क्या होना चाहिए, और पुलिस की दिलेरी पर भी तबसरा हो चुका है। लेकिन हमारे ये बड़े प्यारे जवान, हमारे ये पुलिस के जो रोजाना अपनी कुर्बानियां देते हैं, हम उन्हें उनके जज्बों को उस हिसाब से कंट्रोल करके लेके चलना चाहिए कि जिसमें उनकी शहादतें ना हो, बल्कि टेररिस्ट जो हैं वो मारे जाए। टेररिस्ट तो आते ही मरने के लिए है ना,
तो वो नुकसान कम पहुंचा। मैं इस पर मजीद आपसे डॉक्टर साहब पूछूंगा कि सिफारती सतह पर भी हमें क्या इस पर टीटी करने के लिए करना जरूरी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद आएंगे। तैमूर तालपुर साहब भी, हारिस नवाज साहब भी साथ होंगे हमारे साथ, और दीगर मेहमान भी। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं, हम कुछ सियासी गुफ्तगू भी होगी कुछ सियासी पहलुओं पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं कराची शहर में होने वाली हालिया दहशतगर्दी, और उस पर पुलिस का जिस तरह से पुलिस जवानों ने, लॉ एनफोर्समेंट ने काम किया, उसको सराहा भी जा रहा है। आगे के लिए सद्देबाब क्या करना चाहिए कि ऐसे और भी थ्रेट अलर्ट्स हैं, इससे भी मजीद बात करते हैं। तैमूर तालपुर साहब भी साथ मौजूद है, सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और डॉक्टर जमील साहब आप बात कर रहे थे तो मैं चाहूंगा कि उसको आप कंटिन्यू कर लें। सर, मैं सिर्फ आपसे स्पेसिफिकली अगर पूछूं, ये तालिबान वापस कैसे आए, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या हम ये सवाल उठाएंगे, और क्या उन लोगों के खिलाफ भी कानून या हरकत में आएगा? क्या उनको बेनकाब करना चाहिए कि क्यों जो लेकर आए तालिबान को वापस हरकत में? जी हाँ, देखिए आपने इसका बैनुल अक़वामी एक पस मंजर और जाविया पूछना चाहा है, और इसमें हमें जब दोहा का एग्रीमेंट हुआ उसके बाद जो कदगने और जो जिस चीज की तवक्कुआत की गई तालिबान से, वो अफगान तालिबान से वो तवक्कुआत जो इस वक्त बैनुल अक़वामी नजर में पूरी नहीं हुई, और उस दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक, और वो क्या है वो भी बता देता हूँ। लेकिन उसके बाद दोहा एग्रीमेंट के बाद जब तालिबान ताकत में आए अपनी और अपनी हुकूमत संभाली, तो उस वक्त जो हम शादियाने बजाने लगे, एक तो ये मामला था। दूसरा, सिक्योरिटी काउंसिल ने 26 कोई सितंबर को, बल्कि 26 अगस्त को वो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, और उसमें उस बात को फर्दर अक्कासी की जो दोहा में था कि किसी टेररिस्ट ग्रुप को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान के सॉइल को इस्तेमाल करें, और किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को फैसिलिटेट नहीं होने देंगे, पनपने नहीं होने देंगे, पासपोर्ट नहीं देंगे, रहना नहीं देंगे, बाकी सारा। तो अब आप अंदाजा करें कि हुकूमत पाकिस्तान ने, जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त 8000 कैदी उन्होंने छोड़े, जिसमें से तकरीबन 6-7 बल्कि 800 के करीब वो कैदी थे जो कि तहरीके तालिबान, और जिनके हाथों में यानी ब्लड ऑन देयर हैंड वो था पाकिस्तान की जो हमारी जितनी भी खून रेजी हुई थी यहाँ, हमें एक आदमी बना दिया गया। तो उस वक्त हमें होश के नाखून ले लेने चाहिए थे, और इस पे बहुत सारी तहकीकात मौजूद हैं दुनिया की, जिसमें कहा जाता है कि तहरीके तालिबान या बाकी वहाँ जो ग्रुप है, अब वो अफगान तालिबान उनसे बिल्कुल चश्म पोशी नहीं कर सकते, उनका साथ नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कई दहाइयों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई की है, और उस सिलसिले में वो उनका अच्छा, और हमने होश के नाखून उस वक्त लिए नहीं। और हमने मैं इस पे ये पूछूंगा तैमूर साहब आपसे कि क्या, और एक आखिरी आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें साहब जी, प्लीज कंप्लीट कर लें जी। उसमें दूसरा इसका पहलू ये है कि इस वक्त जो फोर्थ जनरेशन वॉर के तहत इंडिया के तरफ से टीटीपी को दबाम बख्शी जा रही है, मदद की जा रही है, और उस पे अफगान तालिबान ने नजरें अपनी दूसरी तरफ की हुई हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमें मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी करके दुनिया को ये बावर कराना होगा। अमेरिका मान गया है, और अमेरिका अभी टीटीपी के हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का ज़ाहिरन साथ देने का, लेकिन दुनिया को हमें ये बावर कराना होगा, क्योंकि इंडिया इस चीज के फेवर में, तालिबान के फेवर में पसे पर्दा है, और वैसे भी मल्टीलैटरल लेवल पे हमें मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की जरूरत है। मैं तैमूर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या, क्योंकि ये जो हालिया दहशतगर्दी हुई सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद थ्रेट अलर्ट्स आ रहे थे सिंध के हवाले से, मुख्तलिफ शहरों के हवाले से, आप खुद हुकूमत में, क्या इस तरह की इत्तलात थी आप लोगों के पास तैमूर साहब? जी बिल्कुल, काफी दिनों से कुछ हमारे पास इत्तलात थी, पर ऐसी कोई इत्तलात नहीं थी कि इस जगह पर होने वाला। जो हमें इत्तलात थी वो मैं खैर बता तो नहीं सकता, पर वो इस जगह की कोई और थी, और हमने जिस जगह पे हमें खतरा था उसको भी बहुत अच्छी तरह से कवर अप किया था। और जनरली मैं खुद क्योंकि कराची का रिहायश का हूँ, कुछ अरसे से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पुलिस और रेंजर्स आपको कराची में हर जगह पे नजर आ रही थी। हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय किया हुआ था इस टाइम पर, और अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी खबरें हैं, और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, पुलिस, रेंजर्स, हमारे एजेंसीज के जो
इदारे हैं, स्पाई एजेंसीज हमारी, वो सब अपने काम में लगी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ ट्रेसेस भी हैं कुछ लोगों के, और मैं समझता हूँ हम काफी हद तक उनको ट्रेस करने में कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन तैमूर साहब ये बताएं, क्योंकि ये एक इसमें आपने यकीनी तौर पर लॉ एनफोर्समेंट ने शोहदा कुर्बानियां भी दी हैं, आप काम भी किया, उनको जो शहीद भी हुए वो भी हुए, और उनके जो जहन्नुम भेजे आपने दहशतगर्द वो भी हुए। लेकिन ये एक ब्रीच तो हुई ना तैमूर साहब, तो इसको एज अ लेसन अब आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? यानी कुछ इकदाम हैं जो आप लोग आपके जेर गौर हैं, ताकि आइंदा कोई पुलिस की वर्दी के अंदर कहीं ना घुस सके ऐसी सिक्योरिटी जोन के अंदर, हाई सिक्योरिटी में? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि हमें हर जगह पर हमने बहुत अच्छा फोकस दिया हुआ है, जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। हम भी हैव टू डील विद इट। मैं बड़ी मुझे सोच के फख्र होता है जिस तरह से हमारे जवान लड़े, उन माओं को सलाम, उन जवानों को सलाम, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया। आपको मुझे पता नहीं इल्म है या नहीं है, पर ऑन द स्पॉट जब रेंजर्स आई है और पुलिस वहाँ पे ऑलरेडी थी, तो वहाँ पर जो इशू बन गया, पुलिस के जवान ने कहा हमारा एरिया है, हम जाएंगे, रेंजर्स ने कहा हम बेहतर इक्विप्ड हैं, हम जाएंगे। तो मतलब वहाँ पे शहादत देने की जो हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेज, हमारी पुलिस जो है वो तैयार खड़ी हुई थी। और फ्यूचर के लिए भी मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल तैयार रहना है। हमारी एजेंसीज बहुत अलर्ट खड़ी हैं, छोटी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल्स आ रही है वो भी पुलिस के साथ और दूसरे इदारों के साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अगली बार इससे बेहतर इनका मुकाबला करेंगे, अगली बार इनको इनके अटैक से पहले पकड़ेंगे, अगली बार अटैक से पहले पकड़ेंगे। दूसरी तरफ सियासी मैदान में तैमूर तारपुर साहब, इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी की बातें आ रही हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के सिलसिले में कहा जा रहा है, एक तो उनका मामला जो अदालत में चल रहा है और वो बेल पिटीशन लेके गए, लेकिन FIA और पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है। वजारत दाखिला की हिदायत पर FIA कहा जा रहा है लाहौर ने एक 4 रुकनी तश्कील दे दी है, जिसमें डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान विर्क की क़यादत में टीम, कहा जा रहा है कि मुकामी पुलिस की मदद से इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकती है। उनकी गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद से आई हुई टीम के हवाले उनको किया जाएगा, और ये फॉरेन फंडिंग केस के बारे में कहा जा रहा है कि FIA की टीम गिरफ्तारी कर सकती है, और पुलिस कहा जा रहा है हर मुमकिन मदद फराम करेगी, और वकला की मुख्तलिफ तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल है ताकि वकला से तसादुम की सूरत हाल पैदा ना हो सके। और दूसरी तरफ उनके मामला चल रहे हैं इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में। तैमूर साहब, सदर पाकिस्तान ने सूबाई इलेक्शन की तारीखें दे दी हैं एक तरफ, इसको आप कैसे देखते हैं इस मामले को? सबसे पहली बात तो आप उस शख्स के बारे में मेरे से बात कर रहे हैं जो आज इस तबाही बर्बादी का सोल रिस्पॉन्सिबल बंदा है। ये जो हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, कैसे आया? ये जबरदस्ती हमारे मुल्क में हमें दिया गया, IMF के साथ गलत डील साइन करके, उसके बाद IMF की डील खराब करके एक मुल्क ने कमिटमेंट से फिर गए कि हम डील पे कायम दायम नहीं रहेंगे। तो ये सारा कुछ इसी ने किया। आज टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं, कितना बड़ा हमारे पास इशू हुआ है, और ये इशू पहले भी था, इसको कोप अप किया हमारी सरकार ने। किसी जमाने में हमारी फौज ने, हमारी पुलिस ने इन टेररिस्ट को जड़ से निकाल के फेंक दिया, और उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर बन गया इमरान नियाजी, और वो आके बताता है कि जी शहीद उसामा बिन लादेन, मतलब डूब के मरे जाके। आप उसामा बिन लादेन को शहीद कह रहे हैं, जिसने पूरे मुल्क में कितनी तबाही बर्बादी की, कितनी जाने ली, इनोसेंट लाइव्स। आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जब जंग चल रही, हमारी छिड़ी हुई थी, जब हमारे लोग मारे जा रहे थे, उस वक्त कह रहा था कि इनसे बात करो। वो हमें मार रहे हैं, हम उनसे बैठ के बात करें। और फिर जब इनके लोगों को अरेस्ट किया, मास अरेस्ट हुए, मास लोग मरे, इसमें हमारे जवान भी बेचारे शहीद हुए, उसके बाद आप आके बताते हैं कि जो 100 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स आपके पास, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उनको आपने छोड़ दिया। मतलब ये आपने कोई, मैं समझता हूं पहले दिन जो है इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए था। जो इसने हमारी सोसाइटी के साथ किया है, जो उसने हमारे मुल्क के इकोनॉमी के साथ किया है, ही मस्ट बी पनिश। मुझे बस अल्लाह करी अरेस्ट हो जाए, क्योंकि ही डिजर्व्स इट। जिस तरह से इसने बाकी हर सियासतदान को अंदर डाल के देखा, तो जरा इसको भी पता चले कि कैसे जेल में जाते हैं और कैसे हालात होते हैं सियासत में रहने। अगर सब आज बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वजह इमरान खान है, तो आप इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? जो क्योंकि ये तो रियासत की पॉलिसी थी ना उस वक्त, और रियासत ने उनको गुनाह जो उनके सजाएं माफ करी, सदर पाकिस्तान ऑनरेबल उन्होंने माफ की सजाएं, आज वो सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख भी दे रहे हैं सूबाई। आप लोग क्या कर रहे हैं? हुकूमत में है, क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? मुझे समझ नहीं आता कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने काम से काम क्यों नहीं रखता। Why has he become the spokesperson of Imran Niazi? Why is he acting like a PS of Imran Niazi? जो इमरान नियाजी कहे वो ये कर लेगा। खुदा के वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन देखो, हमारा अदारा है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो अपना काम करेंगे, ये अपना काम करे।
या फिर प्रेसिडेंट जब छोड़ दे, ये जाके पीएस बन के बैठ जाए, इमरान नियाजी का जेल में होगा तो जेल में जाके बैठ जाए, होपफुली आई होप सो, वरना जमा पार्क में जाके बैठ जाए, वो भी उसने पूरी जेल ही बना दी है, जेल में उसमें फर्क है, तो इमरान खान को तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, वो भी जेल है, ये भी जेल है, दोनों को बंद किया हुआ है, सील किया हुआ है। लेकिन तैमूर साहब ये मुझे डर जरूर है कि कहीं फिर से कोई ब्लैंकेट बेल कोर्ट ना दे दे। अच्छा, और तैमूर साहब ये बताएं, क्योंकि आप अपनी जमात के बारे में बताएं, आप लोग इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो ज़मीनी इलेक्शंस के अंदर आप लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? पीडीएम ने क्यों ये फैसला किया? मेरे ख्याल से ये जो रीजन इसके पीछे इज प्रॉब्ली द पुअर इकोनॉमी और जो फाइनेंशियल हालात है इस मुल्क के। मैं समझता हूँ पीटीएम का ये कहना है कि इन हालात में इलेक्शन करना बहुत ज्यादती है, जब लोगों के ऊपर ऑलरेडी इतना बोझ आम आवाम के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उस पर और बोझ डालना बहुत ही ज्यादती होगी, जुल्म होगा इस इकोनॉमी के साथ, इस मुल्क के साथ। नहीं, और अब मौजूदा सिक्योरिटी हालात के अंदर आप लोगों को थ्रेट्स है कोई इलेक्शन के हवाले से कि अगर इलेक्शन जमीनी या फिर सूबाई या कोई भी इलेक्शन होते हैं तो आपकी क्या हुकूमत में है, कोई ऐसे थ्रेट्स भी हैं कि इलेक्शन का अमल सबोताज हो सकता है या उससे और जानी नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है? तैमूर साहब, मेरे ख्याल से इन हालात में इलेक्शन कराना फाइनेंशियली भी वायबल नहीं है किसी भी तरह से, और जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और जो हम पे थ्रेट है, हमारे पास डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट इंडिया का ही थ्रेट है जिनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास जो है, जिस तरह से आपने देखा कितनी जाने गई पेशावर के अंदर, क्या हुआ, तो इसी तरह से खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शन होती है और कहीं पे जलसे जुलूस में कोई आके खुदकुश अपने आप को गुजारा देता है तो कितनी जाने जा सकती हैं। और हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ऑलरेडी जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चुकी है वो किसी की भी सोच गुमान से ज्यादा है। हमारे शहीद लीडर बेनजीर भुट्टो साहिबा को किस तरह से अटैक किया गया, किस तरह से पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कराची में, फिर किस तरह से उनकी असैसिनेशन हुई पिंडी में, तो ये चीजें हमें सबको गौर से सोचनी देखनी चाहिए, और जो भी कदम उठाएं हम अपना जो है इस मुल्क की बेहतरी और इस मुल्क के लोगों की बेहतरी का देख के उसके बाद उठाना है। सही। और ताहिर आलम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद भी आईजी रहे हैं, मुझे बताएं क्या आप समझते हैं मौजूदा हालात साजगार हैं? जिस तरह के थ्रेट्स हैं अभी आप सुन रहे हैं, तैमूर तापू साहब कह रहे हैं और भी थ्रेट्स हैं, ज़रिए बता नहीं सकते यहाँ पे, तो क्या ऐसे हालात में इलेक्शन हो सकते हैं इस मुल्क में? ताहिर आलम साहब, मैं सियासत के मुतालिक कम ही तबसरा करता हूँ, लेकिन बहरहाल एक जमहूरियत पसंद शख्स के तौर पर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। और हमें ये भी पता है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान भी इलेक्शन हुए थे, तो ये जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी मुल्क में बेहतरी आएगी, मुल्क में सुकून पैदा होगा और हम बैरूनी ताकतों से भी सही ताकत के साथ बात कर सकेंगे। लेकिन आप समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल है पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के जिस तरह के हमले हो रहे हैं इसमें, जमहूरी तौर पे तो है, एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल है आपकी नज़र में? जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करवाए जा सकते हैं और कोई इसमें रुकावट नहीं है। पुलिस है और आर्म फोर्सेस को भी लगाया जा सकता है, रेंजर को लगाया जा सकता है, और बहरहाल ये अब बहुत बड़ा सियासी मसला बन गया है, क्योंकि सियासी जमातों की अपनी ख्वाहिश है और कुछ और ताकतों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, इसलिए इलेक्शन नहीं कराए जा रहे। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन हो गए तो मुल्क में बेहतरी आएगी। अच्छा, और डॉक्टर जमील साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान के मौजूदा सियासी आलमी हालात, सब चीज़ों को, माशी और हसास नौयत के सिक्योरिटी मामला को देखते हुए आप समझते हैं कि हम बढ़ सकते हैं इस तरफ? डॉक्टर साहब, देखिए, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान जैसे और इलेक्शंस जो है वो तो बहरहाल दार को बरकरार रखने के लिए वो जरूरी होते हैं। इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए, ये सारी बातें तो सही है, लेकिन आपके आइन में कुछ क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेस का अगर जायजा लिया जाए, और मेरा इशारा है क्लॉज आपका 235 जो आर्टिकल है आइन में और 232 आर्टिकल है। 235 है इमरजेंसी, और कौन सी इमरजेंसी? 235 है जो कि इकोनॉमिक इमरजेंसी के बारे में है, और 232 है वो डिस्टर्बेंस वगैरह के बारे में। चले, डिस्टर्बेंस को तो हम मान लेते हैं कि कोई खास नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल मामला चल रहे हैं वो वाकई में उस नौयत, चले वो 60 बिलियन मांगे हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो उनको मिल जाने चाहिए अगर वो इलेक्शन कराने के काबिल है। तो नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इससे बड़ा मसला है, जो तैमूर साहब उसमें ज्यादा तबसरा कर सकते हैं, कि ये अभी से ही इलेक्शन करने से पहले ही मुतवक्का इलेक्शन अगर वक्त पर हो जाए
तो उससे बड़ा डिस्प्यूटेड इलेक्शन कोई नहीं हो सकता। वो क्यों कि जो भी सूबाई असेंबली आएगी, मैं केपी और पंजाब की बात कर रहा हूँ, जो भी सूबाई असेंबली आएगी वो 5 साल के लिए असेंबली होगी। वहां जो भी इलेक्शन होंगे वो नेशनल इलेक्शन वो डिस्प्यूटेड हो जाएंगे, इसलिए कि वहां वो गवर्नमेंट होगी जो पहले से मौजूद होगी। जबकि इलेक्शन के लिए बुनियादी मामला ये है कि एक न्यूट्रल, एक बिल्कुल गैर जानिबदार किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट होती है। तो ये जो आइन में इबाम है, पहली तो चीज ये है कि इसको हमारे पार्लियामेंटेरियंस वो दूर करें, और अगर नहीं करेंगे तो ये भाम चलता रहेगा। कोर्ट्स को भी प्रॉब्लम रहेगी, लोगों को भी प्रॉब्लम रहेगी, और उससे हटकर, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है ना, कोई एक डायमेंशनल एक जाविया उसका नहीं है। दूसरा जाविया ये है कि या आप अपने मुल्क को डिफॉल्ट करवा लें या 60-70-80 हजार बचा लें। सिर्फ 60-70-80 हजार ये इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं, लेकिन उसके अलावा जो मोबिलाइजेशन पे खर्च होता है, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट पर, इलेक्शन के अमले पर, वो इससे कम से कम 5-8 गुना ज्यादा होता है। तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं? अगर है तो जरूर कराएं, और अगर नहीं है तो इसीलिए आपके पास कुछ आर्टिकल्स में ये क्लॉजेस दिए हुए हैं, लेकिन वो ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, उसमें स्टेक होल्डर्स सामने होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी जीत जाएगी और दूसरी पार्टी आर्टिकल का सहारा लेते हुए उसको इन्वोक कर जाए। तो उस पर अगर दयानतदारी से अमल किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को और आवाम को थ्रू मीडिया, थ्रू अवेयरनेस अगर शामिल किया जाए एज अ स्टेक होल्डर, तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा प्लॉजिबल ग्राउंड है कि या तो आइन में से भाम को दूर करें या फिर इस मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से जो मैंने कहा है। लेकिन इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है, आपके मुल्क में इन्वेस्ट कोई करने को तैयार नहीं है, आपके मुल्क की रेटिंग, हमारे मुल्क की रेटिंग CCC- पर चली गई है। बाकी 2-3 दर्जे रहते हैं कि हम डिफॉल्ट पर डिक्लेयर हो जाएंगे, और जब -C पर चले जाए, -CCC पर चला जाए, तो उसके बाद जो है वो स्पिनिंग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, और फिर 222 और CCC और फिर C पर आके आदमी डिफॉल्ट पर आ जाता है। तो लिहाजा ये हमें होश के नाखून लेने होंगे, वरना ये मामला सारे का सारा लिपट जाएगा और ना सियासत रहेगी और ना सियासत को चलाने वाले रहेंगे। ठीक है, तो पहले रियासत को बचाना चाहिए, फिर सियासत। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। दहशतगर्दी हुई लहर, माशी हालात, ऐसे में इलेक्शंस और इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी, उसके सियासी असरात भी क्या हो सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवालात, कुछ अहम हक़ाइक़, सियासी सूरत हाल, मुमकिन इलेक्शन, इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी और उसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं से बात कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं मरीम नवाज साहबा ने बढ़ती हुई महंगाई और इमरान खान साहब की अदालत में पेशी के हवाले से रिसेंटली क्या थी। लेट्स से दिस फर्स्ट। सब्जियां जो टमाटर, प्याज, आलू सब चंद रुपए किलो थे, क्यों? और गरीब पेट भरकर सोता था ना। जब से इमरान खान आया इस मुल्क से महंगाई जाने का नाम नहीं ले रही। इंशाल्लाह महंगाई और इमरान को इकट्ठे उठाकर बाहर फेंकेंगे। जो बारूदी सुरंगें इमरान खान IMF मुआहदे की शक्ल में बिछा कर गया है, शहबाज शरीफ दिन रात एक करके वो बारूदी सुरंगें चुन रहा है। बार बार अदलिया तुम्हें कह रही है, अदालत तुम्हें कह रही है, इमरान खान अदालत में आ जाओ। जमानते मांगते हैं, वो कहता है अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग खराब है। इसे मजीद बात करते हैं डॉक्टर जमील साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत उसका सियासी जो टेम्परेचर या बढ़ने का जो प्रेशर आएगा वो फेस कर सकती है? डॉक्टर साहब नहीं, कुछ वक्त लगेगा फेस करने में। जाहिर है इमरान खान की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, तो लोग तो सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन देखना यह है कि उस सड़कों पर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि सड़कों पर अगर निकले तो सस्टेनेबिलिटी कितनी रहेगी। अच्छा, भुट्टो को भी जब फांसी लगाई गई तो कुछ सस्टेनेबिलिटी ज्यादा अरसा रही नहीं। तो इस मुल्क में हमने देखा यही है कि पॉपुलर से पॉपुलर लीडर कुछ अरसे तक तो वो सिलसिला चल रहा होता है, कुछ जलाओ घड़ाव चल रहा होता है, कुछ जुलूस चल रहे होते हैं,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मदम हो जाते हैं। तो हुकूमत वक्त के पास तो बहरहाल काफी ताकत होती है कंट्रोल करने की, और उससे वो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उस सिलसिले में नुकसान कितना होता है उसका तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो मल्टी लेयर्ड, मल्टीपल एंड मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम हमारे साथ जो हैं, जिसमें आपने से पहले सेगमेंट में टेररिज्म सफ़े अव्वल पर है वो मसला हमारा, उसके बाद ज़ाहिर हमने डिस्कस की इकोनॉमी की बात भी की, और हमारी गवर्नेंस जो है इन दो वजूहात की वजह से जो इस वक्त सियासत तफरी जो है उसमें मजीद वो कर दिया है, सोले पर सुहागा कर दिया है। तो सियासी इंस्टेबिलिटी, सियासी अफरा तफरी की वजह से भी अगर इन तीनों अवामिल को शामिल किया जाए तो इस दफा इन जो जुलूस जलसे निकलेंगे इमरान खान के बाद, वो के महसूस होता है कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन उसमें हिद्दत कुछ बढ़ जाएगी, और उससे वो अवामिल जिनको दहशत गर्द कहते हैं वो इससे फायदा उठाते हुए मजीद, और पूरी पुलिस तो लग जाएगी इस काम पर, पूरी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज तो लग जाएगी इस काम पर। तो जो आपकी वल्नरेबिलिटी है, जो आपके अच्छा डॉक्टर साहब, इसका तो ये जो सियासी इंतशार है ये तो यानी अमन और अमान के लिए भी सही नहीं है, माशी इस्तेकाम के लिए भी सही नहीं है ना, इसका मतलब तो फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। देखिए, एक तो यह है कि आपकी जो इस वक्त माशी हालात है वो इतनी मखदूश है कि उसमें अब कोई सकत ही नहीं है। आप अगर टेक्निकली देखें 900 कंटेनर आपके एयरपोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, और ये मैंने खुद बात की है कस्टम वालों से, 9,000 कंटेनर पड़े हुए हैं, जिसमें सारा माल लदा हुआ है, आपके पास पैसे नहीं है कि आप उसको दे सके। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाय की दुकान पर जाएं, चाय पीने के बाद कहें पैसे मेरे पास नहीं है, आपके पास सामान तो आ गया है, वो तो आपने तो डिफेंस कर गए हैं हम, और डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया आप तो बाकी छोड़ें। तो अब उस सूरत हाल में अगर ये सिलसिला भी होना शुरू हो गया तो फिर आप जो महंगाई इस वक्त 38% की तरह तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन की 40% और उससे ज्यादा पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो उस अफरा तफरी में तो मजीद इजाफा होगा। जब मजीद इजाफा होगा तो 20 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, मिलें बंद हो गई हैं फैसलाबाद और बाकी जगहों पर, टेक्सटाइल की और बाकी कराची में, हर जगह। तो उससे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, खुदकशियां बढ़ेंगी, और उसके बाद लोग सड़कों पे न सिर्फ निकलेंगे बल्कि जाके सड़कों पर कोई वारदात करेंगे, पेट भरेंगे। तो मैंने जो बताया कि ये मल्टीपल यानी मुख्तलिफ जावियों से इस पे हमें निमटने के लिए हमारे पास न वो पैसे हैं, न वो ज़राए हैं, और न ही हमारी नाम बर्दाश्त कर सकते हैं, मुतामिल हो सकते हैं। ताहिर आलम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा दहशतगर्दी वाले मौजू के ऊपर। ये जो अभी बता रहे हैं कि सियासी इंतशार और अफरा तफरी, इससे दहशतगर्द और उनको मौका मिलता है, ये इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, हमारी काउंटर टेररिज्म जो पॉलिसी है उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन क्या फौरी तौर पर एपेक्स कमेटीज जो अभी रिसेंट इजलास भी हुआ था, इनकी बहाली या फौरी तौर पर कौन से इकदाम हैं नागुज़ीर जो हमारी सूबाई सतह के ऊपर या वफाकी सतह के ऊपर हमें फौरन उठा लेने चाहिए? देखिए, अगर हमारे यहाँ इस जो है सियासतदान या हुकूमत, वो एक सियासी दुश्मनी में आ चुके हैं। हम हर सूरत में अपने मुखालिफ फरीक को नीचा दिखाना चाहते हैं और हम उसे कमज़ोर करना चाहते हैं, और जिसका असर डॉक्टर जमील साहब ने कहा कि डेफिनेटली हमारी मईशत पर भी पड़ेगा और टेररिज्म के वाक़यात में भी इजाफा होगा। आपने पूछा अब क्या हल हमें करना चाहिए, काउंटर टेररिज्म जो हमारी पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए? तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है इस वक्त कि हम एक नेशनल लेवल की एंटी टेररिज्म फोर्स बनाएं, जिसमें पाक आर्मी के भी लोग शामिल हों, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी लोग शामिल हों, जिसमें पुलिस सीटीडी के भी लोग शामिल हों, लेकिन ये फोर्स ज़्यादातर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर काम करे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम किस्म के इदारे एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं, हर एक का एरिया अलग नहीं है। अब FIA का भी एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। मैं समझता हूँ अगर FIA ने टेररिज्म पर काम करना है तो वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पर करे, टेररिज्म फिनेंसिंग पर करे। पुलिस जो है एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि पूरे मुल्क में जगह जगह पर फैला हुआ है, ना सिर्फ उसके थाने हैं हर जगह पर, बल्कि थानों के आगे फर्दर उनकी बीटें भी होती हैं। पुलिस से हम काम नहीं ले रहे सही तरीके से, सही मायनों में,
मैं समझता हूं कि पुलिस को इंफॉर्मेशन कलेक्शन पर रहना चाहिए कि वो देखे, क्योंकि इसी वाकये में हम देखते हैं कि 1 माह तक ये टेररिस्ट जो है रैकी करते रहे हैं। तो टेररिस्ट एकदम किसी इलाके से आके कराची या दूसरी जगह नहीं आ जाते या एकदम आके सीधा अटैक नहीं करते, बल्कि वो काफी अरसा तैयारी में लग जाता है। कई दफा वो रैकी करते हैं, कई दफा टारगेट उनसे मिस हो जाता है, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। अगर पुलिस अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ द पीपल, लोगों की मदद से, कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए से वो बनाए और उसके जरिए से उसे अपने एरियाज में जितने रहने वाले लोग हैं, मशकूक लोग हैं, कोई भी नया बंदा आता है उसके उसे इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो इस किस्म के वाकयात का इंसदाद हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को जो भी शिद्दत पसंद अनासर हैं, जो शेड्यूल 4 के एलिमेंट्स हैं, उनकी निगरानी करनी होगी। और हमारी सीटीडी को, इंटरनल जो टेररिज्म है उसके लिए सीटीडी को हमें लाना होगा। और अभी हम देखते हैं कि पुलिस को, ठीक है, पुलिस कुर्बानियां भी दे रही है, लेकिन किसी किस्म की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में पुलिस का कोई रोल नहीं है। जो भी हमारी ये सलामती सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इसके इजलास में सर्विसेज के तमाम चीफ तो मौजूद होते हैं, लेकिन पुलिस की कोई नुमाइंदगी नहीं होती इसमें। नेक्टा को जो है, जो एक सिविल इदारा है, इसलिए उसको बिल्कुल ही निकम्मा बना के रख दिया गया है, उसको वसूल नहीं दिए गए, उसके साथ सूबे उससे ताल्लुक नहीं करते, सूबे उसको इंफॉर्मेशन तक प्रोवाइड नहीं करते। ये होता है कि अभी आपने भी बात कही कि जो इंफॉर्मेशन थ्रेट अलर्ट मिलती है, थ्रेट अलर्ट जो है जिस एजेंसी का दिल चाहता है वो थ्रेट अलर्ट भेज देती है। होना ये चाहिए कि तमाम थ्रेट अलर्ट को नेक्टा की सतह पर या किसी और मरकजी इदारे में पहले एनालिसिस किया जाए। एनालिसिस करने के बाद सिर्फ वो थ्रेट अलर्ट जारी की जाए जो वाकई मौसर हो, ताकि हर रोज जब 2-2, 4-4 थ्रेट अलर्ट्स आएंगी तो फिर पुलिस वाले भी सीरियसली उसको नहीं लेंगे। तो मेरा ख्याल है इस तरह के हमें इकदाम करने होंगे। हमें एक्सट्रीमिज्म को क्रश करना होगा। हमें हमारे जो फाटा के एरियाज थे, हमारा ख्याल था कि उनकी मर्जिंग के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी उन एरिया में, लेकिन हम देखते हैं कि उनका तकरीबन 40% बजट भी जो है वो कट कर दिया गया। वहाँ उसी तरह जहालत है, उसी तरह एजुकेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि पहले से भी बदतर निज़ाम हो गया है। तो जब तक हम वो एरियाज जो हमारे टेररिज्म की महफूज पनाह गाहें हैं, इनको बेहतर नहीं करते, इनमें हम एजुकेशन नहीं लाते, यहाँ की गुर्बत और बेरोजगारी नहीं ख़त्म करते, उस वक्त तक हम टेररिज्म से निजात नहीं पा सकेंगे। हमें ये दूर फिर भी ये सब तो इक़दाम हम कर लेंगे तारिक साहब, लेकिन फिर भी अगर हम अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है उनसे बात करके या फिर उनके साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर इनको खत्म नहीं करते, सिफारती भी हमें जरूरत होगी ना तारिक साहब, इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है कि वहां से जड़ को भी खत्म किया जाए ना इनकी। डेफिनेट जरूरत होगी। मैंने कई साल पहले काबुल का एक दफ़ा विज़िट किया था और मुझे वहाँ से कोई अच्छा तासर नहीं मिला था। पाकिस्तान के मुतालिक बहुत ज़्यादा नफ़रत के जज्बात वहाँ पाए जाते हैं और हमें उनके वो जज्बात को ठंडा करना होगा और इसके लिए हमें अमली तौर पर इक़दाम उठाना होंगे। होता यह है कि हम एक तरफ कोई बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि फिर अमली तौर पे हमें कुछ करना होगा। तारिक साहब मैं बहुत शुक्र अदा करूंगा पे पहुंच रहे आपने ज्वाइन किया, डॉक्टर जमील साहब का, तैमूर ताकुर साहब का जो आया में साथ रहे। अहम तरीन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल, आखिरकार क्या खदशात हैं लाहक, और इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी, उनके मुताल्लिका जो केसेस हैं उनमें होने वाली पेशरफ्त आज प्रोग्राम में बात की। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर दीजिएगा। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।